बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्वीडन के अंदर तनख्वाहें और स्वीडन के अंदर जो अखराजात हैं उनके बारे में है। अब स्वीडन जो बहुत सारे लोगों को एक अट्रैक्शन अपने आप अंदर फील करवाता है, उस अट्रैक्शन में जो स्वीडन के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके बच्चों के जो मुफ्त तालीम है, ख्वाह वो प्राइमरी लेवल पर हो ख्वाह वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, आपकी अच्छी जॉब्स हैं, आपको अच्छी तनख्वाहें हैं, आपको बहुत ही सस्ता हेल्थ केयर का यानी सेहत का जो निज़ाम है, आपको इलाज करवाने में सहूलतें बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। और सबसे बढ़कर स्वीडन दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल होता है जो ममालिक खुश हैं, जहाँ के अवाम अपने सिस्टम से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हर चीज़ से मुतमईन होते हैं। तो ये सारे जो अवामिल मिला के स्वीडन को एक पुरकशिश मुल्क बना लेते हैं और हर आदमी का दिल करता है कि हम स्वीडन में जाके शिफ्ट हों। इवन के पाकिस्तान में जो इमरान खान की हर मिसाल वो स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में दी जाती है। तो हकीकत तौर पर देखा जाए तो ये रियासत मदीना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब स्वीडन के अंदर तनख्वाहें कितनी मिलती हैं, उन तनख्वाहों का हिसाब आपकी जॉब पर है। लेकिन आप ये सोच लें कि जो एवरेज सैलरीज में बता रहा हूँ आपको, जो कम से कम आप आदमी यहाँ पे कमा लेता है, अगर अच्छी जगह पे जॉब कर रहा हो तो वो 120 क्राउन फी घंटा से कमा लेता है। अगर स्वीडिश क्राउन का आप हिसाब लगाते हैं तो पाकिस्तानी आजकल का जो रेट है पाकिस्तानी करेंसी में ये 17.40 यानी 17.5 रुपये का एक स्वीडिश क्राउन है। आप 20,000 स्वीडिश क्राउन पर मंथ जो मिनिमम सैलरी है वो कमा सकते हैं आराम से, और उसमें से फिर आपके थोड़े से टैक्सेस कटे जाने हैं। अगर यूएस डॉलर के हिसाब से आप जाएं तो 8.72 एक यूएस डॉलर जो 8.72 स्वीडिश क्राउन में, अगर आप यूरो का हिसाब देखें तो एक यूरो में 10.25 स्वीडिश क्राउन आपको मिलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी सैलरी कितनी बनती है। तो जब वापस सैलरी पे आते हैं, जो सैलरी है आपकी वो 20,000 स्वीडिश क्राउन से लेके 25,000 स्वीडिश क्राउन तक ये एवरेज सैलरी है। ये आदमी तकरीबन हर आदमी कमा सकता है। ये एक जॉब की बात कर रहा हूँ, 160 घंटे महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, मैं मिसाल दूँ, मैंने ख़ुद जब मैं स्वीडन में शुरू में आया 4.5 साल पहले, तो मैं कंटिन्यूस 2 जॉब भी और 3 जॉब भी एक दिन में कर रहा था। 4 घंटे उधर की, 4 घंटे उधर की, 6 घंटे उधर की। तो ये मिला के आपको अच्छी खासी पुरकशिश सैलरी बना सकते हैं और 40 हज़ार क्राउन लोग मंथली भी कमा रहे हैं अगर आप में दम है। लेकिन ये जो 3 जॉब्स, 2 जॉब्स हैं, ये लोग शुरू के पहले 1-2 साल करते हैं, उसके बाद उनको समझ आ जाती है कि ज़िंदगी में दौड़ना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी, आपकी फैमिली, आपका रिलैक्स होना, आपका नींद और आपका फैमिली को टाइम देना, ये चीज़ें भी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू में अगर आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है तो इसमें कोई मजाक नहीं, आप 2-3 जॉब्स कर लें। यहाँ पे आप सुबह अगर आपको 8 घंटे की जॉब मिलती है तो वो करें, शाम को आप डिलीवरीज की जॉब कर लें, आप फूड डिलीवरी करें, आप पैकेट्स की डिलीवरी करें, जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उनकी डिलीवरी करें, तो उनसे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और आप अपने आप को अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं उस चीज़ में जाके। जब बात आती है तनख्वाह की, तो आप 20,000 से लेके 25,000 आपकी तनख्वाह मंथली आप जो कमाते हैं यहाँ पे स्वीडन में, ये मैं हर आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई किसी पाकिस्तानी के पास काम कर रहा है जो उसको लो सैलरी दे रहा है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो एवरेज सैलरी है, अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये उस चीज़ की सैलरी है ये वाली। अब अखराजात जब आप देखते हैं तो अखराजात के लिए हम सिर्फ इनके लिए अखराजात नहीं लगाएंगे, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अखराजात लगाएंगे। जो टेम्परेरी तौर पर स्वीडन में आ रहे हैं या रिटायर्ड जो लोग आ रहे हैं या जो स्वीडन में स्टूडेंट्स की बेस पर आ रहे हैं, तो इन सब को इस अखराजात के बारे में मालूम चाहिए। अब अखराजात में देखा जाए तो आप सिंगल हैं, आप मियाँ बीवी हैं, या आप बच्चों के साथ आपकी फैमिली है। अगर आप सिंगल हैं और आप एक ऐसी जगह पर जाकर रह रहे हैं जहाँ पे आप शेयरिंग अपार्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तानियों का हिसाब है कि मशहूर होता है कि पाकिस्तानियों के डेरे होते हैं, तो डेरों में जो रहाइश होती है वो 3 बड़े शहर आप स्वीडन के, उस हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ कि 3 बड़े शहरों में क्या, स्टॉकहोम है। अब स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन का सबसे बड़ा शहर है। ये आर्ट कल्चर दारकूमत भी है, उसमें मईशत उसकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, वहाँ की पॉलिटिक्स है वो उसका गढ़ भी है,
और सबसे बड़ी बात कि दुनिया का सबसे साफ तरीन दारुल-हुकूमत भी है। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पर शहर है वो अब इंग्लिश में गौतमबर्ग या योतेबुरी, स्वीडिश में आप उसको कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो माल्मो है, माल्मो और योतेबुरी स्टॉकहोम की निस्बत छोटे शहर हैं, और ख़ास तौर पर माल्मो जो है वो वॉकेबल है कि आप वॉक करते हुए एक शहर एक किनारे से दूसरे किनारे पे इजीली आप जा सकते हैं। अगर आप इन शहरों में, तीनों शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे गांव की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे रिहाइश सस्ती होगी। जितना आप शहर से दूर जाएंगे आपको रिहाइश किराया आपको सस्ता मिलेगा, जितना आप शहर के अंदर दाखिल होंगे आपको किराया और रिहाइश महंगी होगी। अगर आप स्टॉकहोम के या गौतमबर्ग के या माल्मो शहर के सेंटर में रहते हैं तो आप ये समझ लें कि सिंगल आदमी अकेले रहना हम जैसा लोग अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। आपको शहर से सेंटर से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर रहना पड़ता है। तो इस चीज़ की बात आती है डेरे पे। जो डेरे पे लोग जाग रहते हैं, सिंगल होते हैं, तकरीबन 2,500 क्राउन फ़ी पर्सन यहाँ पे लोग किराए देते हैं। मैं जब शुरू में आया था तो मैं पहले 2-4 महीने एक डेरे में रहा था तो मैं 2,500 क्राउन फ़ी मंथ किराया देता था। अब डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे वाक़ है। मुमकिन है वो 3,000 क्राउन भी कोई लेता हो, मुमकिन है कोई 3,500। अगर आप रूम अकेले में लेना चाहते हैं तो 4 से 5,000 क्राउन में आपको रूम अकेले में मिल सकता है। अब आप चाहते हैं कि आप सेपरेट आपका स्टूडियो फ्लैट हो जिसमें आर्टिस्ट रूम के अंदर शामिल हो, तो वो 5,000 से ऊपर 6,000 7,000 डिपेंड करता है किस एरिया में वाक़ है। अगर शहर से बाहर है, कितने डिस्टेंस है उसका शहर से। अगर वहाँ पे रेलवे की लाइन जा रही है तो वो उसका किराया ज़्यादा होगा। अगर रेलवे की लाइन नहीं जा रही तो उसका किराया ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि बसों पे धक्के खाना थोड़ा मुश्किल है बनाए रेलवे के कि आप रेल के ज़रिए आप आराम से पहुँच जाएँ। अगर आप फैमिली के साथ है, कपल है, तो आप एक रूम भी किराए पे ले सकते हैं। शेयरिंग अपार्टमेंट में आप सेपरेट एक फ़्लैट भी लेके रह सकते हैं। अब जो एक रूम का जो फ्लैट है मैंने आपको बताया 5 से 6 से 7,000 में मिलता है, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन में। लेकिन अगर आप 2 रूम्स अपार्टमेंट लेते हैं जिसमें आपको एक हॉल, ड्राइंग रूम और एक कमरा जिसके अंदर शामिल होता है बाथरूम और किचन, ये डिपेंड करता है एरिया के लिहाज से। लेकिन जो एवरेज है ये 8,000 तक आपको ये मिल सकता है यहाँ पे। अब अगर आपके पास फैमिली है और फैमिली के हिसाब से आपने अपार्टमेंट लेना है तो जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हर 2 बच्चों का एक एक्स्ट्रा कमरा होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों के हिसाब लगा कर आप कितना, लेकिन ये लीगली कहते हैं, आपको पूछता कोई नहीं है इस चीज़ में जाके, आप किसी में भी रह सकते हैं। लेकिन जब आप किराए का मकान लेने के लिए रजिस्टर होते हैं कंपनी बूप्लास्ट में, तो बूप्लास्ट कंपनी जब आपको मकान किराए का देती है तो वो आपके बच्चे गिनती है कि आपको बच्चे कितने हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मसलन आपने मेरा मसाती मकान है, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो वो मुमकिन है मैं उस चीज़ को देखूँ नहीं, कोई और आदमी वो उस चीज़ को देखे नहीं, कोई आदमी है वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को वो फॉलो करवाए। ये आदमी पे डिपेंड करता है। किराए का मकान आपको क्या मिल सकता है, आप दोस्तों के ज़रिए भी ये ले सकते हैं कि दोस्तों की मदद ले लें, नहीं तो आप ब्लॉकेट से चेक कर लें। अगर जब आप यहाँ पे मूव कर जाएं तो आप एक कंपनी है बूप्लास्ट, उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लें। उसमें जब आपका नंबर आएगा इलाके के हिसाब से, माल्मो में आपको 3-4 साल या 5 साल के बाद मकान मिल जाएगा, गौतमबर्ग में मुमकिन 7 साल के मिले, स्टॉकहोम में मुमकिन है 15 साल के बाद जाके मिले, लिस्ट के हिसाब से नाम आपका। लेकिन तब तक वो अर्सा आपको किराए पे मकान पे एक दूसरे के साथ आपको एडजस्ट करना होगा, एक दूसरे से मकान आपको लेना होगा। अब जब एक आदमी में रह रहा है यहाँ पे तो उसका 2,500 किराया हो गया। उसका जो खाने का खर्चा है वो अगर डिपेंड करता है कि डेरे के अंदर रहाइश रखी हुई तो 1,000 क्राउन उसका खाने का खर्चा आएगा। अगर वो कॉमन खर्चा कर रहा है, इंडिपेंडेंट कर रहा है, तब भी 1,500 से ऊपर उसका खर्चा नहीं आता। मियाँ बीवी दोनों मिला के अच्छा खा लें तो 2,500 वो अपना खर्चा खाने का करेंगे टोटल, हर चीज़ को मिला के मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का समझ लें कि 1,500 फ़ी बच्चा, उसका खाना पीना उसकी हर चीज़ शामिल है, एजुकेशन फ्री है, किताबें मुफ्त हैं। किताबें तो होती नहीं यहाँ पे, कंप्यूटर वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हर चीज़ आपको, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से आपको उसका 1,300 क्राउन आपको उसका अलाउंस मिलते हैं। तो समझ लें कि जो बच्चा है वो आपका 1,300 उसके अपने हो गए तो 1,500-1,600 आप डालें आराम से, तो उस फैमिली का आपका गुजारा हो सकता है। तो ये चीज़ें जो खर्चात है, महंगाई अच्छी तेज़ है यहाँ पे। महंगाई होने की बड़ी वजह है, वो वजह ये है कि जो बाहर से सामान आता है स्वीडन के अंदर, चूँकि ज़राअत कम है, होती है लेकिन बहुत कम है, ज़राअत करने में भी अखराजात काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि उनको मौसम से बचाना होता है, तो चीज़ें बाहर से लेकर आनी पड़ती हैं। उसमें शिपिंग का किराया जो होता है
उसमें जो टैक्सेस होते हैं वो सारे अवाम में हर चीज़ उसको मिला के स्वीडन के अंदर चीज़ों की कीमतों को थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं। तो खाने की पीने के मामलात में स्वीडन ख़ुद कफ़ील नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आलू और कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं, वो भी जो अंडर कवर्स प्लास्टिक शीटों के अंदर लगा के की जाती हैं, वो चीज़ होती हैं। अब तनख्वाहें ज़्यादा इसीलिए होती हैं कि आप उस तनख्वाह को उस महंगाई के हिसाब से मैच करके गवर्नमेंट्स तनख्वाहों का हिसाब लगाती है। अब स्वीडन ऐसा मुल्क है जिसमें तनख्वाहों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे उसमें जो मालिक है, जो जॉब देने वाला है और जो जॉब करने वाला है, उन दोनों ने बैठकर आपस में एग्रीमेंट करना है कि कितनी तनख्वाह लेनी है। गवर्नमेंट ने अपना उस पर टैक्स ले लेना है, तनख्वाह आप लोगों ने खुद एग्री करनी है। इसमें कोई मिनिमम वेजेस नहीं है कि जिस तरह कुछ मुल्कों में होता है कि जी आपके मिनिमम वेजेस 7 यूरो होने चाहिए या इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे स्वीडन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे काम करवाने वाला और काम करने वाला दोनों मिलके आपस में तयन करेंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है और उस हिसाब को आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में डाल लें। उसके बाद यूनियंस बनी होती हैं, जो यूनियंस आपकी चीज़ों को देखती हैं। अगर आप यूनियन में रजिस्टर है कि नहीं है, वो एक डिफरेंट चैप्टर में आ जाता है। तो बेसिकली जब आप 20 से 25 हज़ार तनख्वाह लेते हैं और उसमें से अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप ये समझ लें कि आप 24% से लेकर 25-26% तक आपका टैक्स कट जाता है। लेकिन अगर आप फैमिली के बगैर हैं तो आपका 32.5% मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, ये आपका टैक्स कट जाता है। तो 24,000 में से अगर आपका 33% टैक्स भी कट जाए तो आप समझ लें आपके पास 18,000 है। अब 18,000 में से आप मकान का किराया अगर आप 8,000 दे रहे हैं तो 10,000 बच रहे हैं। 10,000 में से 3-4 हज़ार आप खाने के खर्चात लगाएं, कुछ पास वगैरह लगाएं, तो आपको मंथली मिला के 5,000 यूरो 5,000 क्राउन आपको बच सकते हैं। अगर आप होटलों में खाना नहीं खा रहे, आप ज़्यादा फ्री टूरिज़म नहीं कर रहे या एंजॉय नहीं कर रहे एक्स्ट्रा जाके, तो आप पैसे कुछ बचा सकते हैं। लेकिन आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो स्वीडन के अंदर है उसको आप अच्छी तरह बरकरार रख सकते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी रैश सेटल कर सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।